वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट और क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है साझेदार का अवकाश ग्रहण, निवृत्ति या मृत्यु। अब इसके पहले हमने अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि अवकाश प्राप्त साझेदार का पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, कौन सा अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है, कौन सा क्रेडिट में लिखना है हमको, ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए आप स्पेसिमेन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका नाम ऊपर लिख देंगे। सी रिटायरमेंट ले रहा है तो ऊपर लिख देंगे सिस कैपिटल अकाउंट। एक्स रिटायरमेंट ले रहा है तो नाम आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट। ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसमें हमको अमाउंट का एक ही कॉलम रखना है। अगर हम सब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम फिर जितने पार्टनर हैं उतने अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। बट यहाँ पर हम ओनली रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसका स्पेसिमेन देख रहे हैं, इसलिए इसमें अमाउंट का एक ही कॉलम रहेगा। डेबिट साइड में जितनी भी लॉसेज हैं, डेबिट साइड में वो सब आइटम लिखे जाएंगे जो फर्म को पार्टनर्स से लेना है, और क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम लिखे जाएंगे जो फर्म को पार्टनर को देना है। ये देखिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल एज पर बैलेंस शीट। उसके रिटायरमेंट लेने के ठीक पहले की बैलेंस शीट में जो उसकी पूंजी दी गई है वो पूंजी की राशि इसमें आ जाएगी। बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का एडजस्टमेंट है। कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो व्यापार को कंटिन्यू कर रहे हैं। रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जो फर्म को चालू रख रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, तो उसका हिस्सा इसमें आ जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद में अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ऐसा लाभ जो साझेदारों के बीच में बांटा नहीं गया था, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अगर पूंजी पर ब्याज देने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविज़न है फर्म में, तो वो भी इसमें आ जाएगा। क्रेडिट साइड में कोई सैलरी, कोई कमीशन अगर पार्टनर को दिया जाता है तो वो भी आपको इसमें क्रेडिट साइड में लिख देना है। डेबिट साइड देखिए अब आप इसकी, टू प्रॉफिट एंड लॉस एज पर बैलेंस शीट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ऐसी लॉस जो पार्टनर्स के बीच में बांटी नहीं गई थी, तो वो इसमें आ जाएगी। ये आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दी जाएगी। रिवैल्यूएशन का लॉस, गुडविल का, जो भी गुडविल अगर रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो उसका अमाउंट, टू कैश अकाउंट पेड इन कैश, अगर फर्म उसको कैश पेमेंट कर रही है तो टू कैश आ जाएगा। और टू लोन अकाउंट, अगर फर्म उसको कैश पेमेंट नहीं कर रही है तो जो उसको देय राशि है वो फर्म के ऊपर लोन मान ली जाएगी, तो टू लोन अकाउंट लिख दिया जाएगा इसमें। अब आप देखिए अवकाश ग्रही साझेदार को देय राशि का उत्तरदायित्व। अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि का भुगतान फर्म अगर नहीं कर पाती है तो किसी साझेदार को भुगतान करना पड़ता है। अतः अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि के भुगतान का दायित्व या तो फर्म पर होता है या फिर साझेदारों के ऊपर होता है। यदि समझौते में ऐसा उल्लेख हो कि अवकाश प्राप्त साझेदार की दायित्व का फर्म पर ना होकर साझेदार का होगा, तो फिर ऐसी दशा में जितने भी साझेदार हैं देय राशि का भुगतान अपने लाभ हानि के अनुपात में करेंगे, जिस अनुपात में वो लाभ हानि बांटते थे। अब अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि तो हमने निकाल ली कि उसका को कितना अमाउंट फर्म को देना है। अब देने की भी विधियां हैं कि उसकी देय राशि का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी देय राशि का भुगतान साझेदारी संलेख में दिए गए नियमों के अनुरूप किया जाता है। सामान्यतः भुगतान की निम्न विधियां हैं। नंबर 1, देय राशि का एक मुश्त में रोकड़ भुगतान करना। जब फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ है, कैश है या बैंक में अच्छा बैलेंस है
और नगद भुगतान करने से फर्म की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी दशा में फर्म क्या करती है, जो अवकाश गृह प्राप्त साझेदार है उसको नगद भुगतान कर देती है। सारी राशि एक साथ लमसम दे दी जाती है उसको। एक मुश्त भुगतान करने के लिए साझेदार अपने व्यक्तिगत साधनों या बैंक किसी व्यक्ति से भी उधार लेकर नगद राशि जुटा सकते हैं। इस संबंध में आपको एंट्री करना रहेगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक, जो भी है वो आपको इसमें करना है। अब जब फर्म के पास नगद पर्याप्त मात्रा में होता है तो वो नगद भुगतान करना पसंद करती है, मतलब एक साथ एक लम सम अमाउंट वो निवृत्त साझेदार को भुगतान के रूप में दे देती है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक साथ फर्म से इतना कैश देने पर फर्म की जो आर्थिक स्थिति है या वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो उसके संबंध में जर्नल एंट्री की जाएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड ऑफ, नरेशन लिख देंगे हम कि पूंजी का अमाउंट दिया गया। सेकंड कंडीशन है शेष साझेदारों के व्यक्तिगत साधनों द्वारा पूंजी के रूप में राशि एकत्रित कर भुगतान की दशा में जब फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं है तो वो क्या करेगी, अपने साझेदारों से राशि जुटाएगी और साझेदारों से पहले उस राशि को लेकर फिर रिटायरिंग पार्टनर को उसका भुगतान करेगी। तो उसके संबंध में पहले राशि एकत्र करने की एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो शेष बचे साझेदार हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा और कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। निवृत्त साझेदार को भुगतान करने पर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, पहले फर्म क्या करेगी, राशि जुटाएगी साझेदारों के व्यक्तिगत साधनों से, उनसे पूंजी के रूप में राशि बुलवा कर, और फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसकी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। देय राशि के लिए विपत्र स्वीकार करना, ये सेकंड मेथड है, हमारी दूसरी विधि है। ये अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी देय राशि भुगतान में विपत्र या प्रतिज्ञा पत्र स्वीकार करके भी दिया जा सकता है। ऐसी दशा में एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बिल्स पेबल अकाउंट। एक्सेप्टेंस गिवन फॉर अमाउंट ड्यू, जो भी उसका अमाउंट ड्यू बनता है उसके लिए उसको इस बात की एक्सेप्टेंस दी गई, स्वीकृति दी गई कि फर्म आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जैसा भी उनके बीच में एग्रीमेंट होगा वो उसका भुगतान करेगी। तो ये थी दूसरी विधि हमारी देय राशि के लिए विपत्र स्वीकार करने की।